नमस्कार, मैं डॉक्टर रामनारायण मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बस्सी। कोविड-19 के तहत जो पढ़ाई करने का हमारा पैटर्न बदला है, उसके तहत दी हुई परिस्थितियों में हमें चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसलिए घर तक आप तक कोर्स की सामग्री आप तक हम कैसे पहुँचाएँ, इसके तहत एक नया प्रयास शुरू किया गया है कि ई-कंटेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आप तक संपर्क करें और इस कोर्स को हम शुरू करें और यही अब समय की नियति है। साथियों, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जिसे जाना जाता है, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा द्वितीय वर्ष में हमारे है। इसी के तहत आज ये चूँकि प्रथम जो हमारा वीडियो दिया था उसमें हमने सिलेबस बताया था कि सिलेबस क्या है और उसमें क्या विषय सामग्री शामिल की गई है। आज मैं आपको अर्थशास्त्र क्या है और उसकी क्या परिभाषा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में आज डिटेल से इस 15-20 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। अर्थशास्त्र जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमी शब्द वस्तुतः इकोनॉमी एक ग्रीक शब्द है, उससे आया जिसका अर्थ है वन हू मैनेज ये हाउस होल्ड। यहाँ पर इकोनॉमी शब्द का ओरिजिन एक काफ़ी अनूठा लगता है, लेकिन एक बहुत वास्तविक बात यह है कि इकोनॉमिक्स में दो शब्द हाउस होल्ड और इकोनॉमीज, ये दोनों कॉमन है, ये समान अर्थ को इंडिकेट करते हैं। एक घर परिवार के अंतर्गत बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं कि घर का कौन सा मेंबर काम करे, कौन सा काम करेगा और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। जैसे घर में खाना कौन बनाएगा, लॉन्ड्री का काम कौन करेगा, डिनर कौन बनाएगा, टीवी में कौन सा शो कौन देखेगा। ये संक्षिप्त में ये कहें कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, जिसमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक परिवार के सदस्य की एबिलिटी, उसकी योग्यता, इफर्ट्स, उसके प्रयास क्या है और उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाएं क्या है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे एक परिवार के संदर्भ में बात है, वैसे ही एक पूरी सोसाइटी के संदर्भ में बात है। सोसाइटी में भी ये निर्णय लेना होता है कि कौन काम करने के लिए जाएगा, कौन व्यक्ति अनाज का उत्पादन करेगा, कौन व्यक्ति कपड़े बनाएगा, कौन व्यक्ति कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करेगा और ये सारी चीजें संसाधन जो दिए हुए हैं उसके संदर्भ में एक समाज को देखना होता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से, चाहे वो परिवार के संदर्भ में बात की जाए या एक पूरे समाज या एक राष्ट्र के संदर्भ में बात की जाए, जो मुख्य बात निकल करके आती है वो ये है कि एक समाज अपने संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से करता है। संसाधन स्केयर है, सीमित है। यहाँ पर स्केर्सिटी जो इकोनॉमिक्स के समानार्थ ही का अर्थ ही इकोनॉमी है, वो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। और स्केर्सिटी का अर्थ है सीमित संसाधन से सभी वस्तुएं एवं सेवाएं समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है वो उत्पादित नहीं की जा सकती।
परिवार का हर सदस्य जिन वस्तुओं की मांग करता है, वो समस्त वस्तुएं उसको उपलब्ध कराई नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण रूप से आती है। तो पहली बात यहाँ पे जो आई वो ये है कि स्कैरसिटी एक शब्द आ रहा है। स्कैरसिटी का अर्थ है द लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स, समाज के संसाधनों की सीमितता की प्रकृति। संसाधन सीमित है समाज में, और इसलिए इकोनॉमिक्स, चूंकि मैंने अभी बताया कि स्कैरसिटी और इकोनॉमी ये समानार्थ है, ये क्लोज रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे अर्थ हुआ द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्स। इस बात का अध्ययन कि एक समाज किस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करती है। ये सारी चीजें हम आज के इस चैप्टर में हम करेंगे। सबसे पहले हमें देखें कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। उसका कारण क्या है कि समय के साथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बदलती रही है। चूंकि समय के साथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बदलती रही है, तो परिभाषा भी बदलती रही है। पर ज्ञान के एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अर्थशास्त्र का आविर्भाव हम देखें तो एडम स्मिथ, जिसकी बुक 1776 में आती है, वेल्थ ऑफ नेशन, के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज से संबंधित है। एडम स्मिथ की बात 18वीं सदी में अन्य विद्वानों ने भी अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार धन की उत्पत्ति का विश्लेषण को बताया। यह प्रकृति 19वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो, जेबिसे और वॉकर आदि शामिल थे। परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि धन मानव जीवन के लिए एक साधन मात्र है, इसलिए इसकी उत्पत्ति के विश्लेषण मात्र से ही इसका संबंध, अर्थशास्त्र का संबंध जोड़ना उचित नहीं होगा। ऐसा मुख्य रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि धन तो एकमात्र हमारे आवश्यकताओं, हमारे लिए हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य का एक साधन मात्र है, उसकी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए केवल साधन का अध्ययन नहीं करना। अंततः 1890 में अल्फ्रेड मार्शल की एक पुस्तक आती है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा कि धन की उत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धन के उपयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए। तो देखिए, चले थे धन की प्रकृति और कारणों का अध्ययन करने से एडम स्मिथ के और उसके जो समर्थक अर्थशास्त्री थे, वहां से मार्शल तक आते आते हम यहाँ पे आते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धन के उपयोग के द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण के शास्त्र की संज्ञा दी। अर्थशास्त्र को मानव के भौतिक कल्याण की संज्ञा अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, परंतु साथ में यह स्वीकार किया है कि मानव के कल्याण में अभिवृद्धि धन के माध्यम से ही संभव है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसायिक अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का विश्लेषण किया जाता है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। परंतु अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं है, अपितु एक मानव विज्ञान भी है। इसमें समाज के बाहर रहने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे रॉबिन्सन क्रूजो एक निर्जन टापू पर अनुभव करता है कि उसकी आवश्यकताएं अनंत है, जबकि उनको संतुष्ट करने के लिए सीमित समय उपलब्ध है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करना होता है। यही विचारधारा सन 1932 में प्रोफेसर न्यूलस रॉबिन्स
के द्वारा प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अभिव्यक्त हुई। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा सीमित परंतु अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंध मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स की परिभाषा को मैं पुनः रिपीट करता हूँ। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा सीमित परंतु अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंध मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो रॉबिन्स के अनुसार तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। मानव की आवश्यकताएं असीमित है, इसकी पूर्ति हेतु साधन समय भी सीमित है, तथा तीसरी बात, इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। इन सब के फलस्वरूप मानव को विभिन्न आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है, चॉइसेज। ये चुनाव करने से पूर्व एक विवेकपूर्ण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकताओं के क्रम में रखता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने प्रोफेसर सैमुअलसन ने रॉबिन्स की बातें ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु इसी चुनाव संबंधी समस्या को चॉइसेज को माना। परंतु रॉबिन्स एक स्थैतिक दृष्टिकोण को लेकर साधनों व आवश्यकताओं के स्तरों को दिया हुआ, या एक प्रकार से हम कहेंगे कि एक स्टैटिक अप्रोच है, दिया हुआ मानते हैं तथा अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव को लेते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्स की ऐसी मान्यता है कि समय के क्रम में आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है, साधनों की उपलब्धि में भी परिवर्तन होता है, मतलब आवश्यकताएं बदलती है, साधनों की मात्रा भी बदलती है, परंतु विभिन्न स्तर पर उपलब्ध साधनों से दी हुई प्रविधि यानी टेक्नोलॉजी के अनुसार व्यक्ति अथवा समाज वस्तुओं में सेवाओं का एक इष्टतम संयोग प्राप्त कर सकता है। यदि साधनों की मात्रा बढ़ जाए या तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप साधनों की पूर्व मात्रा दी हुई है, देखिए दो बातें की जा रही है, साधनों की मात्रा बढ़ जाए या तकनीकी बढ़ जाए तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं, साधनों की मात्रा भी बढ़े और तकनीकी भी बढ़े और इसके कारण उत्पादन बढ़े। वास्तविकता में जो अर्थशास्त्र में प्राविगिकता है, डायनामिक्स है, और ये डायनामिक्स का विश्लेषण प्रोफेसर सैमुअलसन ने अपनी परिभाषा में लिया है। इससे यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, समय के साथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में परिवर्तन हुए हैं। अब यह निर्विवादित बन गया है कि अर्थशास्त्र में व्यक्ति अथवा समाज के द्वारा साधनों की कुशलतम आवंटन के आधार पर प्राप्त की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की इष्टतम वितरण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिस चीज की भूमिका है वो आ रही है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का अर्थ है द लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स। यहां इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी इज क्लोज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो यहां पे इकोनॉमिक्स का अर्थ हुआ कि द स्टडी ऑफ द सोसाइटी मैनेज लाइक स्कैर रिसोर्स। यहीं पे एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है, एफिशिएंसी। सीमित संसाधनों से समाज कैसे अधिकतम प्राप्त करे, साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करे ताकि उसका कुशलतम प्रयोग हो सके। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस परिभाषा में आई है वो है इक्विटी, समानता। समाज में आर्थिक संपन्नता को निष्पक्षता के साथ कैसे वितरित किया जाए, और जब संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं तब एक नई शब्दावली आती है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम एक खेत की बात करें, एक खेत में यदि
किसान के पास खेत की सीमित मात्रा, निश्चित एकड़ उसके पास ज़मीन है। उसको क्या संपूर्ण खेत में गेहूँ का प्रोडक्शन करना है या संपूर्ण खेत में सरसों का प्रोडक्शन करना है? यदि मान लीजिए वो दोनों का प्रोडक्शन करता है, तो वहाँ पर वह यदि गेहूँ की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, तो सरसों की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। 1 इकाई गेहूँ की मात्रा बढ़ाने के लिए कितनी इकाई सरसों की त्याग करनी पड़ती है, ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। ये संसाधनों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है और यहीं पर ट्रेड ऑफ आता है कि एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे को त्याग करना पड़ता है। अतः मैं फिर एक बार इसी बात इन 3-4 जो की कांसेप्ट है, स्कैर्सिटी, एफिशिएंसी, इक्विटी, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट और इसी में ही महत्वपूर्ण है ट्रेड ऑफ। इनको लेकर के यदि मैं बात करूं, तो पुनः मैं अपनी बात को यदि रखना चाहूं कि आधुनिक संदर्भ में अर्थशास्त्र को सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग के विश्लेषण की संज्ञा दी जा सकती है। इस दृष्टिकोण से निम्न बातें महत्वपूर्ण है। आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है, स्कैर्सिटी। साधनों की सीमितता के कारण उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक होता है। तीसरी बात, जो प्रेफरेंसेज है, अधिमानों का एक क्रम होना चाहिए। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए को आप सबसे पहले वहां खर्च करेंगे जो आपके लिए अभी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पैसा बचता है तो दूसरी आवश्यकता पर किया जाएगा, उसके बाद में पैसा तीसरी पर आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और फिर कुछ आवश्यकताएं समय के ऊपर छोड़ दी जाएगी कि जब संसाधन उपलब्ध होंगे तब किया जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए इस समय आपकी आवश्यकता क्रम में प्रेफरेंस ऑर्डर में महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले उस पे पैसा खर्च किया जाएगा जिस की आवश्यकता हमारे लिए सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें, ये 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग करना संभव है। तो सीमित साधनों का इस प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए कि उसका कुशलतम प्रयोग हो। हमारी आवश्यकताओं का एक क्रम होना चाहिए। यहाँ पर चॉइसेज, चुनाव की समस्या वस्तुतः स्थापना सब्स्टिट्यूशन की समस्या है, ट्रेड ऑफ की समस्या है। साधनों के द्वारा उत्पादन संभाव्यता एक तकनीकी में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल करके आई है कि विवेकपूर्ण व्यवहार क्या है, रेशनल बिहेव क्या है, व्यक्ति या समाज को किन दिशाओं में विवेकपूर्ण माना जाए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विवेकपूर्ण व्यवहार में प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। पहला, स्वहित को अधिकतम करना, जिसको हम ये कहते हैं कि यदि फंक्शन के रूप में लें तो ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। दूसरा लें, विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं के हित परस्पर असंबंधित है, नॉन रिलेटेड है। एक व्यक्ति की संतुष्टि दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि को प्रभावित नहीं करती है। यद्यपि आगे जाकर के हम देखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उपभोग पैटर्न से वो प्रभावित होता है, लेकिन चूंकि वो आगे अलग बात है। अभी हम सरलता के दृष्टिकोण से मान के चल रहे हैं कि एक व्यक्ति के हित दूसरे व्यक्ति के हित से प्रभावित नहीं होते हैं। विभिन्न विकल्पों को क्रमानुसार सजाना होता है। विवेकपूर्ण व्यवहार का संबंध केवल आर्थिक कल्याण से रहता है। 5वीं बात है, विवेकशीलता स्थिति व समय परक है। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसा समय है, उसके अनुसार विवेकशीलता को समझा जाएगा, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर विवेकशीलता का अभिप्राय ये हुआ कि एक व्यक्ति अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अपने हित को अधिकतम करने के प्रयास में वह अपने विभिन्न विकल्पों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने संसाधनों को एक क्रम देता है और
यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि विवेकपूर्ण व्यवहार का संबंध केवल आर्थिक कल्याण से है, नहीं कि सामाजिक कल्याण या धार्मिक कल्याण, इससे इसका कोई संबंध है। अब हम ये देखें कि आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। इससे पूर्व मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पर्पज ऑफ थ्योरी क्या है। तो मैं इसको स्पष्ट करूं कि द पर्पज ऑफ थ्योरी इज टू प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन। किसी घटना का अनुमान लगाना और उसकी व्याख्या करना आर्थिक सिद्धांत का लक्ष्य है। अब यहां आता है कि थ्योरी क्या है। संक्षिप्त में हम देखें, ये थ्योरी इज ए हाइपोथेसिस दैट हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली। वो परिकल्पनाएं हैं, सिद्धांत वो परिकल्पनाएं हैं जिनको सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो कोविड-19 के तहत जो वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, उसकी कोई हाइपोथेसिस ली गई है और फिर कि ये कौन सा इसका स्वरूप क्या है, उसके स्ट्रक्चर को देखा गया और स्ट्रक्चर को देख करके फिर टेस्ट किया गया। एक परिकल्पना की गई कि इससे ये हो सकता है, फिर उसकी परिकल्पना की गई और परिकल्पना को टेस्ट किया गया लगातार। तो अभी जो हम ये कह रहे हैं कि सब वैक्सीन आने वाली है इस 2020 के अंत में या 2021 के शुरू में, तो हम पहले उसका परीक्षण किया जा रहा है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब देखिए, फिर हम देखें कि हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है। ये हाइपोथेसिस इज टेस्टेड नॉट बाय द रियलिज्म ऑफ अजम्पशन, यानी मान्यताओं की वास्तविकता से इसका कोई परीक्षण का संबंध नहीं है। फिर भी the hypothesis is tested not by realism of its assumptions, by its ability to predict and accuracy and explain। यानी हमारी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की को प्रेडिक्ट करे, उसकी एक्यूरेसी और उसकी व्याख्या करे। तो एक परिकल्पना ली जाती है कि इसके कारण यह होता है, और उस परिकल्पना वो परिकल्पना कुछ मान्यताओं के आधार पर होती है। और फिर थ्योरी का उद्देश्य हुआ, मैं पुनः आ रहा हूं, थ्योरी का उद्देश्य हुआ टू प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द सम इशू ऑफ द सम इशू। यहां पर हम फिर ये कहें कि जो हमारे प्रेडिक्शन होंगे, जो हमारा एक्सप्लेन होगा किसी घटना के संदर्भ में, वो लॉजिकली और डायरेक्टली मान्यताओं पर आधारित होता है। तो अब हम फिर आए, आर्थिक विश्लेषण का प्रयोजन क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त में आर्थिक विश्लेषण के 4 प्रयोजनों के संदर्भ में आपके साथ बात करना चाहूंगा। आर्थिक विश्लेषण के प्रयोजन क्या है? आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण करने की योग्यता प्रदान करता है। तो मैंने अभी पूर्व में कहा कि प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। दूसरा हुआ व्यक्ति अथवा समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं तथा साधनों का उपयोग, उपभोग, विनिमय एवं वितरण से संबंध आंकड़ों में सूचनाओं का विश्लेषण करना। यानी उपभोग, उपयोग, विनिमय और वितरण, इनसे संबंधित आंकड़े और सूचनाओं को का विश्लेषण करना। तीसरा हुआ, जिसको सह कह रहे हैं हम, आर्थिक क्रियाओं के विषय में जानकारी प्रस्तुत करना। और आखिरी द है, आर्थिक क्रियाओं से संबंध आवश्यक क्रियाएं उसे अंततः आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण कर
प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन किया जा सके। तो मुख्य रूप से जो मैंने संक्षिप्त में बताया कि थ्योरी का उद्देश्य आर्थिक घटनाओं को का प्रेडिक्ट करे, अनुमान करे और उसको एक्सप्लेन करे। अब आर्थिक विश्लेषण की मूलभूत मान्यताएं क्या हैं? प्रोफेसर रिचर्ड जी लिप्से के अनुसार प्रत्येक आर्थिक परिभाषाओं के मतानुसार प्रत्येक सिद्धांत आर्थिक परिभाषाओं का एक समूह होता है, जिसमें प्रयुक्त की जाने वाली संकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस का अर्थ निहित होता है। इसमें अजम्पशंस भी शामिल होती है, जो बहुधा आर्थिक इकाइयों के व्यवहार से संबंध में ली जाती है। आर्थिक सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित होते हैं उन्हें हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली, व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के व्यवहार से संबंधित मान्यताएं। दूसरी, विश्व के भौगोलिक व भौतिक वातावरण से संबंधित मान्यताएं। और तीसरी, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं से संबंध मान्यताएं। पहला हम यहाँ पर देखें कि व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के व्यवहार से संबंधित जो मान्यताएं हैं उसमें माना जाता है कि एक व्यक्ति अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करता है, वो उसका व्यवहार विवेकपूर्ण है। और वहाँ पे जैसे हम एक उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पे ये माना जाता है कि दी हुई आय तथा वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर एक व्यक्ति किस प्रकार से दी हुई वस्तुओं पर अपने आय को व्यय करता है ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, या यूँ कहें कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो हम इसे यूँ कहेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। विश्व के भौगोलिक और भौतिक वातावरण के संबंध में ये मान्यता ली जाती है कि विश्व के भौगोलिक और भौतिक वातावरण में परिवर्तन नहीं आएगा, ये मान करके हम चल रहे हैं। जैसे कि व्यक्ति के संदर्भ में संसाधन सीमित है, ऐसे पूरे विश्व के प्रति के भी ये मान्यता है कि संसाधन पूरे विश्व में सीमित है। चाहे वो तेल के संदर्भ में बात करें तो तेल के संसाधन सीमित है, ऊर्जा के संसाधन सीमित है, प्रकृति के अन्य संसाधन सीमित है। सीमित संसाधनों का किस प्रकार से एक समाज उपयोग करे ताकि वो मानव जाति के वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और आने वाली संततियों, आने वाले जनरेशंस के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो छोड़ सके, जिसको हम कहते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मान्यता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की हम मान्यता लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं से संबंधित हम मान्यताएं लेते हैं कि एक स्थिर समाज है जिसमें कानून और व्यवस्था है, और यदि अब ये अलग-अलग हो सकता है कि समाजवाद के अंतर्गत एक केंद्रीय शासन प्रणाली को माना गया है, पूंजीवाद के अंतर्गत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बाजार की शक्तियां काम करती है, और लेजेज फेयर की पॉलिसी पे काम करता है, हस्तक्षेप की नीति पे काम किया जाता है। वो हम डिटेल में जैसे जैसे संदर्भ आएगा हम उसका विश्लेषण करते जाएंगे। तो आज हमारा ये जो विश्लेषण है उसमें एक और चीज मैं शामिल करना चाहूँगा। साम्य की अवधारणा क्या है? प्राय साम्य एक ऐसी स्थिति को माना जाता है पर जहां पर दो परस्पर संबद्ध परंतु विरोधी शक्तियां संतुलन की दिशा में पहुंच जाती है, तथा उस स्थिति में सामान्यतः विचलन होने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे हम मोटे रूप से बात करें कि बाजार में किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होने पर बाजार में संतुलन या साम्य की अवस्था होगी, इसको हम इक्विलिब्रियम की स्थिति कहेंगे। तो साम्य की वही स्थिति जहां पर किसी निर्दिष्ट कीमत पर मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाता है और फिर प्राय अन्य बातें समान रहने पर उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी एक बार बाजार में मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित हो जाने पर उस साम्य कीमत पर स्थिति यदि वो साम्य स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, साम्य की अवस्था होती है। साम्य की स्थिति दो प्रकार से मानी गई है। पहला प्रकार है सामान्य साम्य। सामान्य साम्य का विश्लेषण वालरस ने प्रस्तुत किया है। दूसरा है आंशिक साम्य की स्थिति, ये मार्सन ने प्रस्तुत किया है। आंशिक साम्य की स्थिति में
कुछ चीज़ों को दिया हुआ माना गया है, एक स्टैटिक पोज़ीशन मानी गई है। वहाँ पर एक पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन ना करके एक आंशिक अध्ययन किया जा रहा है, किसी एक इकाई का अध्ययन किया जा रहा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं और ये विश्लेषण वस्तुतः माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन है। दूसरा सामान्य साम्य विश्लेषण एक पूरी अर्थव्यवस्था में सारे चर अर्थव्यवस्था के एक-दूसरे से संबंधित है, परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनकी प्रभाव होने की स्थिति का परस्पर प्रभाव होने की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, जिसको सामान्य साम्य विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डायनामिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत 3 प्रकार के स्थैतिक, तुलनात्मक स्थिति और गत्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ नोट्स में व्हाट्सएप का जो इकोनॉमिक्स का सेकंड ईयर का जो ग्रुप बना रखा है, उस पे मैं नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से चूँकि इसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उपलब्ध कराना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। अगला कल हम जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे नेशनल इनकम और समष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय और फिर नेशनल इनकम। धन्यवाद।